नमस्कार दोस्तों, वेलकम। यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर जो कि 2024 में हुआ है, आज हम उसको एनालाइज करेंगे। सो गाइस, दो पेपर हैं, पेपर वन, पेपर टू। इस वाले वीडियो में हम लोग पेपर टू की बात करेंगे। पेपर वन का एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं और वो वाला वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको वहां जाके देख सकते हो। सो आज हम पेपर टू का एनालिसिस करेंगे, जिसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? स्टैट्स, ऑपरेशंस, एमआईएस, स्ट्रेटजी, आईबी और जीबीआई, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। सो ये पेपर टू का पार्ट है। सो गाइज, हमारा एनालिसिस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। हम पेपर के एक एक सवाल को देखते हैं और हम ना तीन चार चीजें फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, कि मैनेजमेंट ऑप्शनल में किस तरह का पेपर बनता है और उसमें जो सवाल आते हैं तो उनमें से आउट ऑफ द वर्ल्ड सवाल हैं, आसान है, मुश्किल हैं, हो पाएंगे, उसमें कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, कितनी सब्जेक्टिविटी है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। सो ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि अभी अपना मन ही नहीं फाइनल कर पाए हैं कि मैनेजमेंट ऑप्शनल से दूं या नहीं दूं। आप लोग भी थोड़ा इसका आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह के, किस डिफिकल्टी लेवल के सवाल आते हैं। नंबर टू, हम क्या एनालाइज करते हैं कि पेपर टू में ना बड़ी सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो आपके जीएस के पेपर से मेल खाती हैं। तो ऐसे कितने सवाल हैं कि जो एनीवे आपके हो जाते हैं, क्योंकि वो जीएस के में भी कवर्ड होते हैं। ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी, स्पेशली जीबीआई के टॉपिक से। नंबर थ्री, हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले सालों से सवाल कितने रिपीट होते हैं, कितने रिपीट होते हैं, नहीं होते हैं। एंड फाइनली, ऐसे कितने सवाल हैं जो कि एक आम विद्यार्थी से, अगर कोई एक नॉर्मल प्रिपरेशन करके जाता है, नॉर्मल मैनेजमेंट का सिलेबस पूरा करके फ्रॉम नॉर्मल बुक्स करके जाता है, तो ऐसा कौन सा सवाल है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। जैसे पेपर वन में हमने एनालिसिस किया, 28 सवाल थे। 28 में से हमें 3 या 4 सवाल ऐसे दिखाई दिए जो कि थोड़ा, जिसमें थोड़ा ज्यादा थिंकिंग का जरूरत था। तो इस वाले पेपर में हम वो वाली चीज भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, क्योंकि हमें पिछले सालों के पेपर भी देखने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं जो ह्यूमन पेरिटस का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मैं थोड़ा यूज करने वाला हूँ। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि पिछले 25 साल में मैनेजमेंट ऑप्शनल में कोई भी सवाल आया, हमने उसको एक एक करके हमने उसको सोल्व करके डाल दिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, सो दिस इज द कोर्स, अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल के लिए एनरोल करते हो, ऐसा दिखता है आपको, सारी की सारी यूनिट है। और जैसे कि मैं अगर मैनेजरल स्टैट्स, जिसको तुम लोग डिसीजन मेकिंग बोलते हो इन योर लैंग्वेज, उसके अंदर जाता हूँ, तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं। अब हम किसी के भी अंदर जाते हैं, कि अगर मान लो मैं जाता हूँ, चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाता हूँ, ठीक है। सो वहाँ जाके आपको एक क्लास दिखाई देगी, एक एक वीडियो क्लास, जिसमें अच्छे से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर हम लोगों ने कवर किया हुआ है, ठीक है। यस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही देयर इज आल्सो कंप्लीट कंटेंट, मतलब आपको किताब विताब भी कुछ नहीं खरीदना है, जो हम देंगे बस वही पढ़ाई करना है अपना पूरा सिलेबस पूरा करने के लिए। एंड इस तरह अच्छे से विद इलस्ट्रेशन हमने पूरा कोर्स को कवर किया हुआ है मैनेजमेंट ऑप्शनल के, ठीक है। बट आज जो चीज तुम आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कि हम लोगों ने पिछले 25 साल के एक एक करके सारे सवाल भी दिए हुए हैं। सो स्टैट्स वाले चैप्टर में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर, अगर उसके सवाल देखें, तो अब 2024 में एक सवाल आया है, उससे पहले 2019 में आया, और हर एक सवाल विद एक्सप्लेनेशन। उससे पहले 2018 में आया, उससे पहले 2017 में आया, ये वाला 2016 में आया गाइस, उससे पहले ये 2016 में 2 सवाल आया इनफैक्ट, उससे पहले ये 2015 में आया, फिर 2014 में आया, फिर 2009 में आया, और उससे पहले 2000 में, ईयर 2000 में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आया। प्रोबेबली आप में से कुछ लोगों का ये बर्थ ईयर होगा, क्योंकि 24 साल तो हो चुके हैं। एनीवे, सो तो इसका मैं थोड़ा यूज करने वाला हूँ। वाई? क्योंकि मुझे दिखाना पड़ेगा कि सवाल पहले से कैसे रिपीट हुआ या नहीं हुआ है। सो गाइज, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, और अगर आपको मैनेजमेंट में कुछ कोई एग्जाम देना है, चाहे वो मैनेजमेंट ऑप्शनल है, चाहे वो यूजीसी नेट है, एचआर ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है,
तो आपको पता है कि आपको किसके पास जाना है, ह्यूमन पेरिटस। सो ये अपना कोर्स है और हम वापस चलते हैं, जो हमारा एजेंडा है कि जो मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर 2 है, जो कि 2024 में हुआ है। ओके, सो गाइज पहला सवाल जिसमें 5 पार्ट और पांचों कंपलसरी होते हैं। पहले उसने पूछा है कि सिंप्लेक्स की कंडीशंस बताइए, दूसरा एनोवा की अजम्पशंस, तीसरा एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप्स उसने पूछे हैं, चौथा की बिजनेस होता क्या है, और पांचवा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है। सो गाइज अब अगर इन पांचों सवालों को देखें, सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशन क्या है, ये तो वैसे ही अगर सिंप्लेक्स मेथड जो हम सीखते हैं विच इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो ऑटोमेटिकली ये आपको आपके सामने आ ही जाएंगी। अनोवा की अजम्पशंस आर वेरी वेल नोन। आई मीन अनोवा का जब भी पढ़ते 3 अजम्पशन होते हैं, एक नॉर्मेलिटी, देन देयर इज अनदर वन कि आपका वेरिएंस होमोजीनियस होना चाहिए, और तीसरा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपकी ऑब्जर्वेशंस। सो दीज आर अगेन वेरी वेल नोन अजम्पशंस। अब तीसरा जो एसडीएलसी का सवाल है, ये तो इतनी बार रिपीट हुआ है यूपीएससी में, इनफैक्ट चलो देख ही लेते हैं कितनी बार और कब कब रिपीट हुआ है। उसके लिए मैं चलता हूँ एमआईएस के कोर्स में, और एमआईएस के कोर्स में मैं जाता हूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में, और उसमें देखते हैं कि यूपीएससी ने कब कब ये सवाल पूछा। सो अगर 2024 में अब की बार ये पूछा है, तो 24 के पेपर को हमने सोल्व करके डाल दिया, इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा ये सवाल आप 2019 में भी आया है। व्हाट इज एसडीएलसी, डिस्क्राइब इन डिटेल्स फेजेस ऑफ एसडीएलसी। 2019 से पहले 2017 में भी आया है कि व्हाट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एसडीएलसी। 2017 से पहले 16 में भी आया। सो गाइस नहीं, 16 में नहीं आया, 16 में एमआईएस के बारे में पूछा है, नहीं आया है। 16 में 2 सवाल आए थे, तो एक एसडीएलसी के बारे में, ये ये रहा, व्हाट इज वाटरफॉल अप्रोच टू एसडीएलसी। ठीक है, उससे पहले 2014 में भी आया। सो एसडीएलसी का सवाल तो मतलब भर के हर बार इतनी बार आ चुका है। और पांचवा है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के ऊपर। सो गाइस जो मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर है ना, इसमें क्योंकि हमने पूरा सिलेबस अच्छे से हम लोगों ने किया, हम लोग जानते हैं इसको, कुछ ऐसे कीवर्ड है ना कि जो उनका जो उसके लिए आपको जो पढ़ाई करनी है, तो हर एक कीवर्ड के लिए वो 2 पन्ने पढ़ने हैं, और उससे बाहर कुछ आ भी नहीं सकता है कभी। अगर आप उससे बाहर उसका कुछ उसमें कुछ सवाल बनता ही नहीं है। ऐसे बड़े सारे कीवर्ड है मैनेजमेंट ऑप्शनल में। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे कि पहले मैनेजमेंट ऑप्शनल का सिलेबस ढूंढ लेते हैं। सो लेट्स गो टू यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल सिलेबस, और सिलेबस आपके सामने आ गया। हम लोग हमारा वेबसाइट वाला ही पे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑप्शनल का सिलेबस, ठीक है, ह्यूमन पेरिटस। और यहाँ हम लोग जाएंगे तो सिलेबस दिया हुआ है, इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसमें अगर कुछ कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये वाले कीवर्ड है, प्रोसेस एंड कस्टमर ओरिएंटेशन, मैनेजल प्रोसेस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वैल्यू चेन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है कि जैसे चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। तो और कुछ दिखा देता हूँ, जैसे मतलब बताने की क्या कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि चैलेंजेस ऑफ एचआरएम जो कीवर्ड दिया है, उस पर जो सवाल बनता है ना, वो एक ही सवाल बनता है कि एचआर के चैलेंज क्या है। आपको 2 पन्ने याद करने हैं, इसमें कोई और सवाल घुमा फिरा के बन ही नहीं सकता। तो ऐसे ना बड़े सारे कीवर्ड, आपको कुछ और भी दिखा देता हूं मैं। जैसे कि है आपका रिसेंट रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। जीबीआई में बड़े सारे हैं, जीबीआई का सिलेबस तो ना मतलब 5 दिन में खत्म होने वाला है। और क्योंकि उसमें ऐसे कीवर्ड काफी ज्यादा हैं, जैसे कि आपका ये वाला कीवर्ड है कि गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। इसमें एक ही सवाल बनता है कि बैकवर्ड एरिया क्या चैलेंज है और उनके लिए सरकार कर क्या रही है, क्या सरकार के इनिशिएटिव्स है। इस तरह आपको मैं दिखाता हूँ कि इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात हो रही है। देन कुछ और कीवर्ड है, वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा ऐसा कीवर्ड है। देन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो ये ऐसे कीवर्ड है जिनमें हर एक कीवर्ड के लिए 2 पेज का कंटेंट बनेगा, और सवाल भी उससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता, उतना ही सवाल उसमें बन सकता है। सो अगर पहला सवाल अगर आप अच्छे से देखो आप, एंड अगेन मेरा मतलब है कि आपने अगर खुद एक बार सिलेबस कर लिया, या आपने अपने एमबीए के दौरान अच्छी पढ़ाई की है, रीजनेबली पढ़ाई की है,
तो आप मेरी बात से एग्री करोगे? अगर नहीं, अगर आप नहीं भी किया इन दोनों में से कोई भी चीज, आप किसी भी नॉर्मल एमबीए के टीचर या उससे आप एक बार जाके पूछिए कि इन पांचों सवालों में कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही हटके है। अच्छा, ई बिजनेस का सवाल भी रिपीट होता रहता है बाय द वे। ई बिजनेस भी ऐसा टॉपिक है, एंड इनफैक्ट लेट मी शो यू, जो पार्ट डी में उसने पूछा है। सो ई बिजनेस के लिए मुझे जाना होगा एमआईएस के कोर्स में, हम एमआईएस में गए और ई बिजनेस के अंदर चले गए, और यहाँ सवाल है, ये देखिए। ई बिजनेस का सवाल तो इतनी बार भर भर के आता है, और वही सवाल है कि ई बिजनेस है क्या, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके क्या फायदे हैं, क्या उसके ड्राइवर हैं। ये 24 में आया, 22 में देख लीजिए, देन 21 में देख लीजिए, 19 में, 17 में, 16 में, देन ये देखिए, इसमें केस स्टडीज हैं। देन उसके बाद ई कॉमर्स। सो सो ई कॉमर्स इज पार्ट ऑफ नथिंग बट ई बिजनेस ओनली। ई बिजनेस इज अ लार्जर अम्ब्रेला, उसके नीचे ई कॉमर्स है, ये सब चीजें आती हैं। सो मतलब कहने का मतलब है कि इसका भी भर भर के वही सवाल बनता है, इसका ज्यादा, इसकी लंबी चौड़ी इसकी भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें वो चीज है। सो गाइस, कमिंग बैक, इन पांच सालों में एक भी साल में ऐसा नहीं दिखाई दिया अभी तक कि जो कि अगर नॉर्मल पढ़ाई करते। अच्छा, ये हो सकता था शायद कि सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशन सोच के हम दिमाग में सोच नहीं पाते कि कंडीशंस कौन सी हैं, क्योंकि जनरली जो उसके स्टेप्स के मेथड है, जैसे कि आप जो जो करते हो, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसकी उसकी कंडीशन क्या है कि उसके में बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरह सिंप्लेक्स की कंडीशन क्या है कि सारे कॉन्स्टेंट में आपको लेस देन और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, सारे वेरिएबल्स आपके या तो जीरो होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, दे शुड बी नॉन नेगेटिव। सो यही कंडीशन है। सो ये किसी भी सिंप्लेक्स मेथड का आप सीखोगे, अपने आप ही आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन टू पे चलते हैं। टू का पहला पार्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, टू का दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल का, और तीसरा है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, और सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में कुछ शब्द लिखिए आप बस। इसमें है भी बिल्कुल ही 2 नंबर का ही, सेंसिटिविटी एनालिसिस तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो गाइज, इन तीनों के इतने सवाल रिपीट हुए हैं, पहले आप एलपीपी का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एक बार आप देखोगे तो। फिर भी एक बार स्टैट्स के आप कोर्स में आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सो लेट मी गो टू द कोर्स ऑफ स्टैट्स, एंड स्टैट्स में आप एलपीपी, अच्छा एलपीपी हमने उसमें रखा हुआ है, प्रोडक्शन वाले में रखा हुआ है शायद। प्रोडक्शन वाले कोर्स में सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन। ओह, मुझे अलग से आपको लॉगिन करके दिखाना पड़ेंगे एलपीपी के सारे सवाल। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अभी लेट मी कैरी ऑन नाउ, ठीक है। तो इसके इसके अलावा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का जो सवाल है, तो वो भी हर बार मतलब इट्स वेरी इजी एक्चुअली। अच्छा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी आई एम श्योर कि खूब खूब बार आया होगा। स्टैट्स में जाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं गाइज। एंड ये देखिए यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल में 24 में आया ये वाला। अच्छा, 19 में नॉर्मल कर्व का आया है, ठीक है। ये किसका है गाइज? दिस इज फॉर पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन का, 18 में आया है। 17 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आया है। 16 में, ये देखो 16 में आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपका, ठीक है। फिर 16 में एक और सवाल है पॉइंजो का। फिर 15 में किसका आया है? 15 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आया है। 14 में किसका आया है? 14 में भी नॉर्मल का आया है। फिर 2009 में किसका आया है? 9 में फिर से उसका आ गया प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। बट देर वेरी वेल नोन, वेरी कॉमन क्वेश्चन। और सो कहने का मतलब है, जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो 100% अटेम्प्ट होना चाहिए था, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए हल्का सा भी। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल अगर आपने नहीं सीखा तो आपने तैयारी ही नहीं की है मैनेजमेंट ऑप्शनल की। इतना आसान सवाल उसने उठा के दिया है एलपीपी का भी अब की बार। सेंसिटिविटी एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में लोगों को, पर इसके इसके बाद थ्योरी पूछ लिया, 2 नंबर के 2 लाइनें लिखनी थी बस। एनीवे, मतलब इतना छोटा 2 नंबर का पूछा तो ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस में नहीं है इन द ओवरऑल थिंग। थर्ड में आते हैं। पहला सवाल है कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। दूसरा, डिफरेंट फेजेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब थ्योरी वाला सवाल है कि क्या क्या हुआ, कैसे डिफरेंट क्वालिटी गुरुज किसने क्या 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 दिया किस टाइम पे। और तीसरा सवाल है जॉनसन रूल पे। अगेन जॉनसन रूल इज आल्सो वेरी वेल नोन इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, कैसे हम अपनी सीक्वेंसिंग को अरेंज करते हैं ऑफ द डिफरेंट टास्क। कैपेसिटी प्लानिंग,
सो वेरी अगेन वेरी वेल नोन सवाल है। फिर भी मैं मानता हूँ कि शायद डिफरेंट फेजेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, शायद उसको याद करने में लोगों को थोड़ा होता कि मैं पहले क्या लिखूं बाद में क्या लिखूं, क्योंकि जनरली हम लोग इस तरह याद नहीं करते हैं कि पूरा उसके सारे स्टेप्स या सारा हिस्टोरिकल जो उसका इवोल्यूशन है। ये सवाल भी थोड़ा ओपन एंडेड है। डिफरेंट फेजेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट पूछा है, इसको हम इस पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते थे कि हिस्टोरिकली कैसे इवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंट गुरुज ने क्या क्या दिया है, कब लीनियर प्रोग्रामिंग आया, कब टीक्यूएम आया, टोयोटा में क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेनरी फोर्ड और साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्होंने दिया था। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्वालिटी मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं। आई थिंक बोथ शुड हैव वर्कड, आप कुछ भी लिख सकते थे। पर ऑफ कोर्स मैं कहूंगा कि पार्ट बी में थोड़ा सा थिंकिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व है, और थोड़ा अगर सोचने का इसमें है। अदरवाइज जो ए है कैपेसिटी प्लानिंग का, और जो पार्ट सी है, ये बिल्कुल आंख बंद करके लिखने वाले सवाल थे, इसमें कुछ था ही नहीं। पार्ट फोर में अच्छा एक और चीज हुआ आपकी बार बड़ी मजेदार ध्यान देने वाली। मैनेजर ऑप्शनल में क्या होता है ना कि हमने सवाल चूज करना पड़ता है कि 8 में से अ, हमें 5 सवाल चूज करने हैं, पहला और पांचवा कंपलसरी है, और बाकी 3 हमें चूज करने हैं, दोनों पार्ट्स में से एक एक सवाल भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप एवरीबडी नोज इट। अब की बार हमारे पास एक स्टूडेंट था जो मेंस जिसने लिखा था, और वो हमारे साथ टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड था। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में जब उसने अपने आंसर भेजे, हमने उसको इवेलुएट किया, तो उस दिन उन भाई साहब को पहली बार पता चला कि ये भी कंडीशन है कि दोनों पेपर में से कम एक एक सवाल तो लेना ही है। तो उन्होंने क्या किया कि पहला पांचवा कंपलसरी तो कर दिए, और बाकी 3 लेने थे, एक ही पार्ट में से 3 ले लिया, पार्ट या पार्ट बी में से, दूसरा छुआ ही नहीं। बट कंडीशन होती है पेपर में कि दोनों में से कम अदर देन दैट एक एक सवाल जरूर लेना है। तो आई डोंट नो हमारी टेस्ट सीरीज से उसको कितना फायदा हुआ, लेकिन ये फायदा जरूर हो गया हुआ कि उसे इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई कि पेपर में लिखा क्या होता है। एनीवे कमिंग बैक, सो गाइज आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू पार्ट ए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कई बार मैनेजमेंट ऑप्शनल में क्या करता है वो कि एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, जैसे फोर्थ का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो कई बार यूपीएससी वाले क्या करेंगे कि पार्ट ए दे देंगे ऑपरेशंस का, पार्ट बी दे देंगे स्टैट्स का, और पार्ट सी दे देंगे मे बी किसका, पार्ट सी दे देंगे मे बी एमआईएस का। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग एक चीज छोड़ के चले जाते हैं, तो वो फंस जाते हैं, क्योंकि हर सवाल में ही तीनों तीनों सेक्शंस होंगे। पर अब की बार अगर आप देखो तो तीनों सवाल हैं, तीनों ही एमआईएस के हैं। ये वाला आप सवाल देखिए कि फोर्थ सवाल में, और ऐसे और भी सवाल हैं, तो इट मेक्स स्लाइटली इजियर फॉर पीपल कि जो जिन्हों को लगता है कि मैं ऑपरेशंस में कमजोर हूँ, स्टैट्स में अच्छा हूँ, या अदर वे राउंड। हालांकि हमारा ये मानना है कि अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हो, अगर आपका मन है कि आपका पहले 10 20 50 में रैंक आए और आप आईएएस बन के हवाबाजी करो, तो आपको ना फिर सारा सिलेबस ही करना होगा। ये काम नहीं करता है कि मैं कुछ छोड़ दूं, मैं इसमें कमजोर हूँ। जिसमें कमजोर है उसको पढ़ के अच्छे से कर लीजिए, हमारे साथ क्लासेस लगाइए, खुद से करना खुद से कर लीजिए। सो गाइज, अब ये जो तीनों सवाल हैं, पहला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेंड क्या हैं आजकल, दूसरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी, और तीसरा डीएसएस। इतने वेल नोन सवाल हैं, इतनी बार रिपीट हुए होंगे ये कि एंड देर वेरी, आई मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेंड पूछ रहा है गाइस। आई मीन इट कैनॉट गेट मोर इजियर देन दिस। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में पार्ट बी में अब की बार जो पेपर है ना, उसमें जो जीपीआई के सवाल हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे सवाल सारे ही ऐसे हैं कि अगर जो जीएस में पढ़ा वहां भी ये सवाल काम आ जाते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, एसएमईज आर बैकबोन ऑफ कंट्री, इसके ऊपर लिखना है। इंक्रीजिंग साइबर फ्रॉड आर इंक्रीजिंग, थोड़ा धीरे पढ़ता हूँ, इंक्रीजिंग साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया आर अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, ये आप देख लीजिए। थर्ड देखिए, आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट विच आर मोर इंपॉर्टेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब डी थोड़ा स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का, ई देखिए, ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड इन लास्ट 10 years। सो गाइस ये सभी चीजें आदमी जीएस में भी पढ़ता है, अपने आप दोनों जगह आपके अपने आप ये चीज इसमें फिट हो जाने वाली थी। फोर्थ, टर्न अराउंड के बारे में अगेन वेरी वेल नोन टॉपिक कि टर्न अराउंड कब कंपनी को लगता है कि टर्न अराउंड की नीड है और कैसे उसको करेंगे। सो गाइस
जो कंपलसरी के पांचों पार्ट है, वेरी वेल डुएबल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था इसमें। सिक्स्थ ए की बात करते हैं कि रीजनल इम्बैलेंसेस कैसे दूर करेंगे इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगेन गाइज, इट्स अ वेरी वेल नोन सवाल, जो कि मैंने कहा था कि उसमें इतना ही सवाल बनता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो लेट्स एक और चीज। सो लेट्स गो टू जीबीआई कोर्स और इसको ढूंढते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, ये गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस है, और इसमें है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। अब इसमें जब भी सवाल आएगा ना, जैसे 24 में आया, ये हमने जो दिखाया, 21 में से पहले सवाल आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेकिंग एफर्ट फॉर रीजनल, यही सवाल बनेगा, इससे इसके अलावा कुछ है ही नहीं। 2014 में देख लीजिए, अफर्मेटिव एक्शन। तो इसमें और कुछ सवाल बनता ही नहीं है। दो पन्ने का कंटेंट है, कुछ स्कीम के नाम याद रखने हैं, कुछ और चिपका के आ जाने हैं बस। पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी एक्सपीरियंस के ऊपर सवाल है, और पार्ट सी है एफडीआई पॉलिसी। अगेन गाइज, पार्ट सी भी जीएस का सवाल है कि एफडीआई से में क्या फायदे हैं और इंडिया की एफडीआई पॉलिसी कैसी है। अगेन गाइज, वेरी वेल नोन, ठीक है। अब जो पार्ट बी है कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़े सोचने वाले सवाल होते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि शायद कुछ लोगों को ये, बिकॉज एग्जाम के स्ट्रेसफुल माहौल में हम में से इतना नहीं सोच पाते जितना ठंडे दिमाग से मैं आपको यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ। तो मे भी कुछ लोगों को शायद ये नहीं कर पाए होंगे। हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है, जो पार्ट सिक्स का पार्ट भी शायद कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। सेवन्थ पे आते हैं। सेवन्थ का पहला है कि ग्लोबल ई बिजनेस के ऊपर है, दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, अच्छा कंट्री रिस्क एनालिसिस के ऊपर। ये भी उतना ही सवाल है जितना इसमें दिया हुआ है कि कंट्री रिस्क एनालिसिस का सिग्निफिकेंस और कैसे करते हैं। आईबी का सवाल है, इससे बाहर कुछ इसमें सवाल आ ही नहीं सकता। जब भी आया होगा इतना ही आया होगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो लेट मी गो टू आईबी का कोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, एंड हैव टू गो टू कंट्री रिस्क एनालिसिस, ये देखिए। और इसमें ये सवाल आए 2024 में क्या आया है। अरे हमने सवाल ही का ये काट दिया, ओके चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं। अच्छा, 18 में क्या आया है, डिस्कस द परसीव्ड रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन अ न्यू कंट्री। 16 में क्या है, कंट्री रिस्क एनालिसिस अज्यूम्स अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, उससे पहले केस आया है, वो भी कंट्री रिस्क के ऊपर है। 2005 में क्या आया है, वो भी कंट्री रिस्क। सो इतना ही सवाल बनता है गाइज, जो सिलेबस में कीवर्ड भी है कि कंट्री रिस्क एनालिसिस क्या है और उसको हम कैसे करेंगे, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। फिर सेवंथ का सी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में, अगेन गाइज इसका भी इतना सवाल बनता है। जो ये इंडस्ट्रियल चैम्बर होते हैं, फिकी वगैरह, ये क्या है, ये क्या करते हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा है, एंड हाउ दीज गाइज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह जो करते हैं उसके ऊपर सवाल आया है, ये भी कई बार आ चुका है, और इतने सवाल बनता है इसमें भी। सो गाइस, जब मैं बोलता हूँ ना इतने साल बनता है, इसका मतलब क्या है, बार बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सो गाइस, इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं ना कि जिसमें खूब सारा पढ़ना पड़ेगा। एक मुश्किल सवाल भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। जैसे अगर आप लीवरेज पढ़ते हो, अगर आप कैपिटल बजटिंग पढ़ते हो, अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हो, या फिर आप स्ट्रेटजी में आप स्ट्रेटजी में आप कुछ केस पढ़ते हो, मार्केटिंग में कुछ प्राइसिंग पढ़ते हो, तो उसमें ना एक आसान सवाल भी बन सकता है, मुश्किल ही बन सकता है। पर कुछ कीवर्ड होते हैं उसमें सवाल बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ही लिमिटेड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी, एटलीस्ट इन मैनेजमेंट ऑप्शनल, हमेशा ही सिलेबस को फॉलो करता है। उससे बाहर कुछ बन भी नहीं सकता है, ठीक है। तो आठवां भी गाइज, अगर आप देखोगे, स्ट्रेटेजिक अलायंस के ऊपर पूछा है, फिर उसके बाद लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पूछा है। ये भी आप उसमें पढ़ते हो, एसियन और सार्क क्या काम कर रहे हैं, अपने जीएस में भी ये वाले सवाल करते हैं। सो गाइज, पेपर टू में ना ऐसे सवाल थे 28 में से दो तीन जहाँ थोड़ा ज्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व था, सॉरी पेपर वन में। लेकिन पेपर टू में हार्डली ऐसा कोई सवाल है कि जहाँ अगर आपने एक रीजनेबल पढ़ाई भी की होती तो हमसे वो मिस हो जाता या हम उसको नहीं कर पाते इन द मैनेजमेंट ऑप्शनल पेपर। सो गाइस, समरी क्या है, समरी नंबर वन। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ आप इन बातों को वैलिडेट भी करना। अपने जो एमबीए के टीचर हैं, किसी को भी जानते हो या पढ़ रहा है कि भाई, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मैनेजमेंट ऑप्शनल से सवाल तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से बात करना कि इस वाले पेपर में अगर कम नंबर आए तो क्यों आए, मतलब आता नहीं था, हुआ क्या, मतलब
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल है उसमें पूरे नंबर क्यों नहीं आए, या वो किया भी या नहीं किया, कि ऐसा न्यूमेरिकल किए भी नहीं। बाय द वे, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, अगर आपको थोड़ा मैथ से डर लगता है, स्टैट से लगता है, तो फिर आपको मैनेजमेंट ऑप्शनल आपके लिए नहीं है। फिर आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट ले लीजिए, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या जो भी वहाँ वहाँ सब है। क्योंकि ये तो आपका स्कोर है, ये तो आपके नंबर हैं, ये तो आपके स्कोर को एनहेंस करेंगे। ठीक है। सो पहली बात समरी की है कि इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर, और एक बड़ा डिफाइंड सा सिलेबस है, वही हमें करना है। और जो सवाल है ना, उनमें काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ कुछ लिखना है। मतलब हार्डली ऐसा कोई बीच में सवाल आता है, जैसे अब की बार एक एक सवाल आया हुआ है, फेजेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसमें थोड़ा सब्जेक्टिविटी ज्यादा है कि क्या लिखे। अदरवाइज मोर देन 90-95% सवालों में देर इज वेरी हाई ऑब्जेक्टिविटी। मतलब एक ही आंसर है, बस वही लिखना है, और वही लिखोगे और उसी के नंबर आ जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑप्शनल। सेकेंड थिंग, क्योंकि बाउंड्री डिफाइंड है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी है। अगर आपने एमबीए की थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ाई किया हुआ है, अच्छे कॉलेज से, बुरे कॉलेज से, एवरेज कॉलेज से, जहाँ से आपने अगर थोड़ी सी रीजनेबल आपने पढ़ाई की है, तो आपको मैनेजमेंट ऑप्शनल को एक बार जरूर आपको मौका देना चाहिए। अब आप लोग थोड़ा इसको लेके पीछे हट जाते हो कि यहाँ से टॉपर नहीं है, यहाँ से ये नहीं है, यहाँ से कोचिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है। कोचिंग गाइडेंस के लिए हम हैं। अब टॉपर एकदम जब आएगा तो आ जाएगा, फिर उसके बाद लेना हर साल। मतलब ये तो ऐसी शेयर मार्केट वाली बात है कि एक बार हाई पे जाएगा तो फिर तो सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है। बट मेक योर डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर यू लाइक द सब्जेक्ट। आपको ये सवाल कैसे लग रहे हैं? अगर आपको सवाल ये ठीक लग रहे हैं, तो फिर क्यों आपके नंबर नहीं आएंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर वंस। ठीक है। एनीवे पेपर 2 में बड़ा सारा कॉमन चीजें भी हैं जो आपके काम भी आ जाती हैं, जीएस के पेपर में भी। एक चीज और भी है, अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल से तैयारी करते हो ना, तो आपकी थिंकिंग वैसे ही इतनी अच्छी, ऐसी ब्रॉड कर देगा। आपके डायग्राम, 2x2 मैट्रिक्स आप कैसे बनाओगे, अपना जीएस में भी अच्छा करोगे। आपका जो थिंकिंग है, आपको जो केस कुछ आप केस लगाओगे, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आंसर लिखने की शक्ति बढ़ेगी। एक जो फ्रेमवर्क है जो किसी भी सिचुएशन में फिट होते हैं, जैसे पेस्ले एनालिसिस है, जिसको कोई कई लोग पेस्टल बोलते हैं, पेस्ले पेस्टल जो भी है, स्वॉट है। इन चीजों का ना आप और भी चीजों में यूज कर पाओगे, अगर आप अपने जीएस वगैरह में भी। ठीक है। तो हमारा ऐसा मानना है, अगर आप थोड़े से भी एवरेज, अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हो बाय द वे, अगर आप बढ़िया टॉप 20 कॉलेज जो अपने सारे IIM, FMS, XLRI, MDI, या जो भी आपको लगता है, फिर तो आप, अगर आपको आईएएस दे रहे हो और आप मैनेजर ऑप्शन नहीं ले रहे हो, फिर तो कुछ प्रॉब्लम है कहीं। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं भी हो, तब भी अगर आपने अच्छे से अपनी बुक्स पढ़ी है, थोड़ी मेहनत की है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई टेकिंग मैनेजमेंट ऑप्शनल। लास्ट थिंग गाइज, कुछ भी कर रहे हो, कहीं से कुछ कोचिंग ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक बार ह्यूमन पेरिटस के साथ एक दिन का ट्रायल जरूर लेके देखना कि कैसे हमने सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स किया हुआ है, चाहे वो क्लास है, कंटेंट है, पिछले 25 साल के एक एक सवाल है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। सो एक दिन का ट्रायल कैसे मिलेगा? अपना फोन उठाना है, फोन पे आपको ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलना है। जैसे ही खोलोगे, बॉटम लेफ्ट में ना एक बटन बन के आ जाएगा, चैट नाउ, उस पर क्लिक करोगे। दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। उससे आप कनेक्ट हो जाइए, और हमारी टीम को आप बोलिए कि मैं मैनेजमेंट ऑप्शनल का विद्यार्थी हूँ, और मुझे एक दिन का ट्रायल दे दो मैनेजमेंट ऑप्शनल का, लेट अस सी कि कैसा है। सो गाइस, विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट। बाय द वे, अगर आप हमारे साथ तैयारी नहीं भी कर रहे हो, कभी आपको कुछ पूछना है, किसी सवाल में अटक गए हो मैनेजमेंट के कुछ भी, तो वेलकम, आप हमारी टीम को कनेक्ट करके भेज देना। विल डू आवर बेस्ट टू सपोर्ट यू। ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल, थैंक यू सो मच।